यूपी टीजीटी की तैयारी करने वाले हिंदी विषय के अभ्यर्थियों को मेरा प्रणाम। आने वाली परीक्षा में आपकी मंगल कामना का आकांक्षी मैं ध्रुवराज वर्मा हाजिर हूं प्रैक्टिस सेट के साथ। आपसे अनुरोध है कि मेरे प्रैक्टिस सेट के वीडियो देखने से पहले ही अपने को नोटबुक और पेन से सुसज्जित कर लें। वीडियो देखते समय महत्वपूर्ण टॉपिक को नोट करते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा दावा है कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट से नोट्स बनाने पर आपके स्कोर में हर बार 5-5 प्रश्न और अधिक सही होते रहेंगे और इस तरह 10 प्रैक्टिस सेट के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, उच्चारण स्थान की दृष्टि से त, थ, द, ध, न वर्ण क्या कहलाते हैं? तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह भी अब आपको नोट करना है कि त, थ, द, ध, न के साथ आपको छोटा वाला सा जो सा से सपेरा होता है उसको भी इसी के साथ समाहित कर लेना है। और आइए देखते हैं जो ऑप्शन ए कह रहा है कंठ। तो कंठ में आपको आ और का से लेके अंगा तक और विसर्ग और हा को भी आपको साथ में रखना होता है कंठ में, अर्थात आ अह और का से अंगा तक और फिर हा, ये सब कंठ ध्वनियाँ हैं। तालव्य से आपका चा से लेके यहाँ तक बड़ा सा और छोटी बड़ी को भी याद रखें। मूर्धन्य में आपको स्वर से री को ले लीजिए और टा वर्ग पूरा ले लीजिए और फिर मूर्धन्य वाला सा ले लीजिए। ये सारे जो है मूर्धन्य होते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है? का, पा या क्षा? तो आपको पता ही है कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी या। और अंतस्थ व्यंजन और कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? अभी ये पहले वाले प्रश्न की ही पुनरावृत्ति है, उसमें मैंने बताया भी, तो इसमें आप मुझे नहीं लगता है कि कुछ बताने की आवश्यकता है। फिर भी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी टा। मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा, इस वाक्य में अव्यय छांटिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय यानी जो खर्च ना हो, यानी जिसको हम घटा बढ़ा ना सकें। अब आप देखिए इसको, हाँ पहले आंसर देख लीजिए मित्रों, इसके बाद बताते हैं इसका विश्लेषण। तो ऑप्शन इसका सही है डी, यथाशक्ति। अब आप देखिए यथाशक्ति का प्रयोग आप कहीं भी करेंगे, किसी भी वाक्य में करेंगे तो जो कहते हो ही करेंगे, उसमें कहीं कुछ भी तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। और मैं का देखिए हम भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपकी का आपको, आपका आपकी, कुछ भी हो सकता है। सहायता का सहायक, सहाय कुछ भी बन सकता है। करूँगा का करूँगा, करूँगी कुछ भी हो सकता है, या करते हैं। तो आप देख रहे हैं सबका रूप चेंज हो सकता है। इनमें मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा वाक्य में सारे पदों के रूप चेंज हो सकते हैं एक्सेप्ट यथाशक्ति, यानी वाक्य में आए हुए ऐसे शब्द जिनका रूप कभी ना बदले वही क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों आपके सामने है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आशीर्वाद। यानी जब इसका हम विसर्ग, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आशी ही लिखते हैं। आशी यानी बड़ा या और तालव्य वाले शा पर, यानी बड़ा शा पे बड़ी की मात्रा और फिर विसर्ग रखते हैं, इसके बाद प्लस वाद लिखते हैं। तो विसर्ग वहाँ से आशी से उठ करके वाद पे आ जाता है। तो आइए देखते हैं 6वां प्रश्न, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो आपने यण संधि में देखा है कि ई का या हो जाता है, तो आपको पता हो गया होगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग है ऑप्शन नंबर बी, अधि। और अधिधन आत्म ही बन करके अध्यात्म हुआ है। 7वां प्रश्न आपके सामने, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन मित्रों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सही ऑप्शन है इसका सी, इति धन आदि।
प्रश्न 8, त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा और डी कार्तिकेय। तो त्रिनेत्र आपको पता ही है कौन है, और तीसरा नेत्र खोलने पर ही जिनके कामदेव भस्म हो गया था। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि किस शब्द में है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन बोलने में समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधोपतन। और जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अधः धन पतन, इसलिए इसमें विसर्ग संधि है। बाकी उन्नति में उत धन्नति, आपका व्यंजन संधि, जगत धननाथ भी व्यंजन संधि, और जगत धन ईश भी व्यंजन संधि है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसका जो चारों ऑप्शंस आपके सामने ही हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूजनीय। याद रखें, या तो पूजनीय सही होता है या फिर पूज्य सही होता है। काव्यशास्त्र से आया हुआ अगला प्रश्न 11 नंबर, कौन सा रस रसराज माना गया है? तो पता ही है आपको कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार को रसराज भी कहते हैं। 12 नंबर, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करुण। अब आप बताइए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, और बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। 13 नंबर प्रश्न, ये भी काव्य शास्त्र से अलंकार के रूप में, कहा है कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्लियर दिख रहा है, फिर भी जान लीजिए कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। क्योंकि बेनी बेनी 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है। एक बेनी कवि का नाम है, दूसरा बेनी का मतलब वेड़ी। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सौदामिनी, चंचला, समीर, रविजा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका चंचला, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने, आंजनेय का सही अर्थ क्या है? तो चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनुमान। क्योंकि अंजनी पुत्र हैं तो अंजनी पुत्र को आंजनेय कहा जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, अपकर्ष। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न, अपने मुँहे मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कह रहा प्रसन्न होना, बी आत्म प्रशंसा करना, सी आलोचना करना, डी कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका है बी, आत्म प्रशंसा करना। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, उसने अनेकों किताबें पढ़ीं, इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द हटाएंगे और शुद्ध शब्द रखेंगे? तो ऑप्शन ए अनेकों, बी किताबें, सी उसने, डी पढ़ीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनेकों। अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता है, अनेकों की जगह क्या उपयुक्त था? अनेक। क्योंकि अनेक अपने आप में ही प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो उसको अनेकों करने की ज़रूरत नहीं है। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सही ऑप्शन है इसका, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। 20 नंबर प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, उसके प्राण निकल गए, बी उसका प्राण निकल गया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये आकाशवाणी आगरा है। उसके प्राण निकल गए, यही ऑप्शन आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है। 21 नंबर प्रश्न, आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा आप लोग राय दें, बी आप लोग अपनी रायें दें, सी आप लोग अपनी अपनी रायें दें, आप लोग अपनी अपनी राय दें। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
आप लोग अपनी अपनी राय दें। देखते हैं 22वां प्रश्न। लल्लो चप्पो करना का क्या अर्थ है? डींग मारना, खुशामद करना, प्रेम करना, शिकायत करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुशामद करना। 23 नंबर प्रश्न। स्वागत में कौन सी संधि है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यण संधि है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है, और उसके पहले का जो वर्ण होता है जिसपे ई, ऊ, वा का मात्रा होता है वो सब आधे में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए स्वागत में सही संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। 24 नंबर प्रश्न। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए कह रहा सबका प्रिय, बी कहीं ठौर ठिकाना न होना, और सी हर जगह आदर पाना, डी गधा होना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कहीं ठौर ठिकाना न होना। 25 नंबर। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है बहुत काम करना, काम न करना, परिश्रम अधिक, परिणाम कम, और डी ऑप्शन कहता है कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इसका सी, परिश्रम अधिक, परिणाम कम। और इसी से मिलता जुलता एक मुहावरा और भी होता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 26 नंबर प्रश्न। हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा स्वामी रामानंद, बी तुलसीदास, सी रामानुजाचार्य, और डी कबीर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका स्वामी रामानंद, क्योंकि एक लाइन बहुत ही फेमस है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यानी उत्तर भारत में जो है भक्ति लाने का जो प्रयास था वो रामानंद जी का ही था। और भक्ति द्राविड़ी उपजी का मतलब कि ये दक्षिण भारत में ये उत्पत्ति होता है, यानी भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? दक्षिण भारत से, लेकिन लाने का श्रेय किसको है? रामानंद जी को। 27वां प्रश्न। दूल्हा राम सिय दुल्ही री तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से रचित है? तो आपके पास चारों ऑप्शन है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, बरवे, रामायण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका गीतावली। 28 नंबर प्रश्न। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो दास्य भाव, पुष्टि भाव, माधुर्य भाव, सखा भाव। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दास्य भाव। और माधुर्य भाव से जो है भक्ति किया है मीरा जी ने, आप इसको नोट कर लीजिए। और पुष्टि भाव से या सखा भाव से किया है सूरदास जी ने। 29 नंबर प्रश्न। तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, रामचरितमानस। 30 नंबर प्रश्न। सुख सागर के रचयिता का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए मुंशी सदासुखलाल, बी लल्लूलाल, सी सदल मिश्र, और डी मुंशी इंशाअल्लाह खां। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, बहुत ही आसान है, मुंशी सदासुख लाल, और जिनको नियाज भी कहा जाता है। और अब आप नोट कर लीजिए कि खड़ी बोली के 4 उन्नायक कौन हैं? तो इन्हीं चारों का नाम रहेगा, यानी सदासुख लाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र और मुंशी इंशाअल्लाह खां। और यह भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं? तो 2 लोगों का नाम आपको रखना पड़ेगा इसमें, लल्लू लाल का और सदल मिश्र का। बाकी सुखलाल और इंशाअल्लाह खां उससे संबंधित नहीं थे। 31 नंबर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया? यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले किसने लिखा? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी गारसा दा तासी। और इनका जो ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। एक चीज़ यह भी याद रखें कि ये उर्दू के समर्थक थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इनकी रचनाओं में 62 हिंदी कवियों का ही नाम रखा गया था, बाकी सब उर्दू कवि थे।
तो यह भी याद रखना है। और यह किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। पूरा नाम क्या था इस इतिहास का? तो इस्तवार दल्ला एंदुई ए हिंदुस्तानी। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? तो कवियों के आधार पर, सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर। और यह भी जान लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो उन्होंने लिखा था वो 1929 में प्रकाशित हुआ था। और इससे पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। 32 नंबर प्रश्न से एक लाइन और भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास को किस आधार पर लिखा या इनका इतिहास किस तरह से लिखा गया। तो वो विधेयवादी है। 33 नंबर प्रश्न। हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती पत्रिका। यह भी जान लें कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र और सरस्वती पत्रिका के तो अलग अलग संपादक हुए हैं और कवि वचन सुधा के संपादक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। 34 नंबर प्रश्न। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1903 ईस्वी। इससे पहले कौन थे? श्याम सुंदर दास जी। और उनके बाद यानी सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद जो संभाले थे उनका भी नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि पेपर का पैटर्न अब चेंज हो गया है, काफ़ी कठिन प्रश्नों को उठाया जा रहा है। तो पहले अगर पूछा जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले, तो बाबू श्याम सुंदर दास का नाम लिखेंगे। और उनके बाद की अगर बात आएगी तो फिर 1920 में संभाला था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कितने वर्षों तक किए थे? तो 17 वर्ष तक, 1903 से लेकर के 1920 तक। इसी से संबंधित एक और ही अच्छी लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिए कि सरस्वती पत्रिका कब से शुरू की गई थी? तो 1900 ईस्वी से शुरू की गई थी। 35 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो पंत, प्रसाद, गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, इन चारों का नाम दिया गया है। तो इनमें से कौन से हैं जो द्विवेदी युग के हैं? तो 35 का जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है? ऑप्शन ए वीरगाथा काल, बी भक्ति काल, सी रीति काल और डी आधुनिक काल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीरगाथा काल। और यह भी याद रखें कि पृथ्वीराज रासो के खंडों को, उसमें जो काल खंड हैं उसको जो है समय कहा जाता है। और टोटल कितने समय हैं? 69। यह इसलिए आपको बता रहा हूँ मित्रों कि जयशंकर प्रसाद ने जितनी कहानियाँ लिखी हैं उनकी भी संख्या 69 ही है। तो 69 जैसे ही नंबर आता है तो आपके दिमाग में दोनों चीज़ें तुरंत स्टक कर देनी चाहिए। पहली चीज़ कि ये 69 क्या है? समय है पृथ्वीराज रासो का, और ये 69 क्या है? कहानियों की संख्या है जयशंकर प्रसाद जी की। 37 नंबर प्रश्न। अभिराम का अर्थ क्या है? विश्राम, सुंदर, मधुर और रामचंद्र। तो अभिराम का जो अर्थ होता है वो होता है सुंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 38 नंबर। उन्नति का विलोम क्या है? तो उन्नति का जो विलोम हो जाएगा चारों ऑप्शंस में से वो अवनति। और अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष हो जाएगा, उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न। विनायक का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शिव, बी इंद्र, सी गणेश और डी विष्णु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गणेश। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने। कौन सी वर्तनी ठीक है? तो जब भी हमने, आप लोगों ने, हम सभी ने जब भी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखा करते थे कक्षा 6 से, तो अक्सर हम लोग रचयिता को गलत लिख देते थे। तो यहाँ पे सही वर्तनी दिया गया है, तो बार बार लिखे हुए हैं हम लोग, तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी का ये प्रश्न गलत जाने वाला है। फिर भी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
सी रचयिता। 41 नंबर प्रश्न, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का क्या अर्थ है? बहुत ही नाजुक मिजाज। ऑप्शन ए कह रहा, बी डंडी मारने में कुशल व्यापारी, सी कह रहा ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो दूसरे ही पल नुकसान, और डी कह रहा जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश होना और जरा सी बात पर नाराज होना। 42 नंबर, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा गलतफहमी होना, बी किसी का इल्जाम अपने से लेना, सी निर्दोष को दोषी ठहराना, और डी अपराध कोई और करे दंड किसी और को मिले। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपराध कोई और करे दंड किसी अन्य को मिले। 43 नंबर प्रश्न, घर की खांड किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा का क्या अर्थ है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कह रहा सरलता से उपलब्ध वस्तु अच्छी ना लगे और अन्य व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ वस्तु भी आकर्षक लगती है। बी घर के भोजन का अपमान करके बाहर आना, सी घर में मन लगाकर बाहर की वस्तुओं के पीछे भागना, डी अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरी की चीज़ों के पीछे भागना। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरों के चीज़ों के पीछे भागने का अगर मुहावरा होता है तो वो है घर की खांड किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा। आइए 44 नंबर प्रश्न मिलान से आया हुआ है, तो इससे आपके कई प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न को आप देखिए कि निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कोट का चयन कीजिए। आप का, खा, गा, घा ये रचनाएं दी गई हैं और सूची 2 में रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो पृथ्वीराज रासो को आप मिला लीजिए। पहले इसका आंसर देख लीजिए मित्रों, 44 का आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वीराज रासो को आप मिलाएंगे चंद्रबरदाई से, संदेश रासक को मिलाएंगे आप अब्दुल रहमान से, और परमाल रासो को मिलाएंगे आप जगनिक से, बीसल देव रासो को मिलाएंगे आप नरपत नाल से। तो अब इससे संबंधित कुछ बातें नोट कर लीजिए आप कि पृथ्वीराज रासो को जो है पहला महाकाव्य कहा जाता है, और संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान का एक और भी नाम है अद्धमाड़ भी कहते हैं उन्हें, और परमाल रासो जिसके रचयिता जगनिक हैं, यही इसी को जो है आलखंड भी कहते हैं। और आला आप जानते ही हैं कि उत्तर भारत में बड़े ही हर्षोल्लास से गाया जाता है। और बीसल देव रासो नरपत नाल कृत है जिसमें पहली बार 12 मासा का वर्णन हुआ है। और एक बार कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि 12 मासा की शुरुआत कब से होती है। अधिकांश लोगों ने गलत उत्तर दिया है, उन्होंने चैत्र मास रखा है, जबकि 12 मासा की शुरुआत हिंदी काव्य में आषाढ़ मास से होती है। आइए बढ़ते हैं 45वें प्रश्न पर। इन कवियों को जन्मकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी आरोही का मतलब कि सबसे पहले और फिर सबसे बाद के क्रम के हिसाब से। जैसे आरोही का मतलब हो गया कि 1 से लेकर हम गिनती 9 तक या 10 तक गिन लें, और अगर उसकी उल्टी गिनती गिनते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, कभी कभी पेपर में आरोही अवरोही पूछता रहता है, और अगर उसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो कभी कभी आरोही को हम अवरोही को भी आरोही ही पढ़ करके और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कबीर, उनके बाद जायसी, उनके बाद सूरदास और उनके बाद तुलसीदास। तो आपको पता है कि कबीर और जायसी दोनों निर्गुण पंथी हैं और सूरदास और तुलसीदास दोनों सगुण पंथी हैं। फिर उनको अगर हम अलग अलग करें तो कबीर हो गए ज्ञानाश्रयी शाखा के और या ज्ञान मार्गी के, जायसी हो गए प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी के, सूरदास हो गए कृष्ण भक्ति शाखा के और तुलसीदास जी हो गए राम भक्ति शाखा के। 46 नंबर प्रश्न, सूफी साधना के 4 मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने ही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलकत। अब मलकत नहीं शामिल है, बाकी शरीयत, तरीकत, हकीकत, और ऑप्शन सी की जगह अगर मारिफत लिखा होता तो चारों ऑप्शन से ही सही होते। तो सूफी साधना के 4 मुकाम हैं
शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में बड़ा शाह कर दीजिए, सप्ताह माह कर दीजिए। ये सही इसका क्रम भी है, सबसे पहले शरीयत रहेगा, फिर तरीकत रहेगा, फिर मारिफत रहेगा, इसके बाद हकीकत होता है। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने, सूफी प्रेमाख्यानकों में ईश्वर को किस रूप में कल्पित किया गया है? तो आपको पता ही है कि सूफी प्रेमाख्यानकों में जो राजकुमार होता है वो किसकी तरफ आकर्षित होता है? अब आप ऑप्शन को पढ़ करके सही उत्तर बता सकते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पत्नी के रूप में, क्योंकि वो प्रेयसी के रूप में देख करके उनसे विवाह करने की इच्छा करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। आइए 48 नंबर प्रश्न, राधा वल्लभी संप्रदाय के संप्रवर्तक थे। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हित हरिवंश। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने, सूरदास का जीवन काल है। ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा इसलिए है कि जीवन काल याद रखना किसी भी कवि का ये थोड़ा सा टफ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1478 से लेकर 1583 ईस्वी तक। 50वां प्रश्न आपके सामने, कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है? तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, भ्रमर गीत। बाकी सब इन्हीं की रचना है। और यह भी याद रखें, प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जिनको जड़िया कवि कहा गया है, तो उसका वो नाम रहेगा नंददास जी का। 51 नंबर प्रश्न संस्कृत वाले पार्ट से आया हुआ है कि विक्रमोर वशीयम के रचयिता कौन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। 52 नंबर, 10 कुमार चरित किस लेखक की कृति है? तो ये हो जाएगा दंडी। और इसको याद रखने का ट्रिक है दंडी 10, दंडी 10, 10 दंडी, ऐसे कुछ करेंगे तो 10 में द और दंडी में द, ये दोनों आपस में मिलता जुलता है, तो हमेशा के लिए याद रहेगा। 53 नंबर प्रश्न है कि इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मृच्छकटिकम। अब एक प्रश्न आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि मृच्छकटिकम को उपजीव्य बनाकर किसने एक बहुत ही अच्छी रचना की हुई है? आइए 54 नंबर प्रश्न पर, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महाकव्यभास, बी बाणभट्ट, सी श्रीहर्ष और डी कालिदास। तो आपको पता ही है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। 55 नंबर प्रश्न, गीत गोविंद किस संस्कृत कवि की रचना है? बहुत ही आसान प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। इससे संबंधित बहुत सारे और भी प्रश्न बन सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। और जयदेव कृत गीत गोविंद के आधार पर ही विद्यापति ने पदावली की रचना की थी। 56 नंबर प्रश्न, नाविका शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें भी आपको भी पता है कि अय का यानी जो स्वर में ए होता है, ए का अय बनता है, यानी जैसे नेधन अन नयन, और अय का आय बन जाता है जैसे नैधनक नायक। इसी प्रकार से ओ का औ बनता है जैसे पोधन अन पवन, और औ का ही आव बनता है। इसलिए नाविक का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौ धन इकह। 57 नंबर प्रश्न आपके सामने, सच्चित का सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद इसका हो जाएगा सत धन चित, और सब में ही दिया हुआ है सत और चित। तो दो में देखिए आप, पहला है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा कंफ्यूज है, बहुत ही क्लोज फाइट है इन दोनों में कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत धन चित, यानी दोनों के नीचे हलंत रहेगा। और इसी से एक शब्द बनता है सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद। आइए देखते हैं 58 नंबर प्रश्न, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो जहां भी प्रति आता है आपको पता ही कौन सा समास होता है। तो ऑप्शन नंबर
ए सही है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है अव्ययी भाव समास। 59 नंबर प्रश्न, रक्त वर्णः में समास बताइए। रक्त वर्णः यानी किस वर्ण का है? रक्त वर्ण का है। तो आपको पता ही चल गया होगा कौन सा समास है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। 60 नंबर प्रश्न, राजन शब्द का पंचमी विभक्ति का क्या रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, प्राज्ञा है। 61 नंबर प्रश्न, जगत शब्द का सप्तमी विभक्ति सप्तमी एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगति। 62 नंबर धातु रूप से आया हुआ प्रश्न है, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मध्यम पुरुष में ऑप्शन नंबर डी सही है, आतिष्ठन। और आपको पता है जब भी लंग लकार आएगा तो किसी भी धातु के पहले आ आपको अवश्य ही देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी तो पहले ही गलत हो गया। अब सी और डी में आपको देखना था, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही डी, अतिष्ठन। 63 नंबर प्रश्न, गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। गच्छतु, गच्छ, गच्छान, गच्छन्तु। तो प्रथम पुरुष और एक वचन है आपका लोट लकार का, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गच्छतु। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। 64 नंबर प्रश्न, यदि गृह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र सही है। 65 नंबर, अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराकाष्ठा। 66 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुज नहीं है, बाकी मानव, मनुज और व्यक्ति ये सब पर्यायवाची हैं मनुष्य के। 67 नंबर प्रश्न, नोट करने वाला आ गया है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका चारों में से ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र का। और कभी कभी प्रश्न पूछता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, यानी जस्ट इनका उल्टा, यानी डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा को बिल्कुल इसके विपरीत परिभाषा देने वाले कौन से हैं? तो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। और रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की परिभाषा में कहा गया था कि छायावाद को दो अर्थों में लेना चाहिए, और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने से ही छायावाद है, यह कथन था डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। आइए देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है महाप्राण निराला जी की पंक्तियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 69 नंबर प्रश्न मिलान करने के लिए आया हुआ है। तो यह प्रश्न इसलिए रखा गया है कि आप कम से कम 4 तार सप्तक हैं टोटल, तो 3 तार सप्तक के कवियों के नाम किसी भी तरह से एनी हाउ लर्न कर लीजिए। हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिले। तो सूची ए में कवियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में तार सप्तक। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी केदारनाथ सिंह हैं तीसरे तार सप्तक से और नरेश मेहता हैं दूसरे तार सप्तक से। यहाँ पे गलती से रूपक छप गया है जबकि तार सप्तक होना चाहिए। और गा प्रभाकर माचवे हैं तार सप्तक से। और अब आप नोट कर लीजिए फटाफट कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी यानी 43, और दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, यानी ये 8 साल के अंतराल पर हुए थे, 43, 51 और 59 में। इसके बाद ठीक 20 साल के बाद चौथा तार सप्तक आया था 1979 में। और इन चारों तार सप्तक के जो प्रकाशक हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। 70 नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य कौन सा है?
आप चलो, बी तुम चलिए, सी आप चलिए और डी तुम चल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप चलिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मुझको घर जाना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मुझे घर जाना है। 72 नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा नदी के तट पर भीड़ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो चारों ऑप्शंस में से अक्षर, गिरि, पर्वत, शैल। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्षर है, यानी अक्षर पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। 74 नंबर प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवयत्री, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 75 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं ही, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवृत्ति। 76 नंबर प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धिजीवी। 77 नंबर प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौभाग्यशाली। 78 नंबर, शिखर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो शिखर का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोटी। 79 नंबर प्रश्न, संबूक के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, बी डॉक्टर जगदीश गुप्त और सी कुंवर नारायण और डी नरेश मेहता। तो जो सही आंसर हो जाएगा, संबूक के रचयिता हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, जिन्होंने 1954 से नई कविता की शुरुआत की थी। 80 नंबर प्रश्न, नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? तो हरिनारायण व्यास दिया हुआ है, चंद्रकांत देवताले दिया गया है, लीलाधर जगूड़ी है, विजय देव नारायण शाही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीलाधर जगूड़ी। 81 नंबर प्रश्न, असाध्य वीणा कविता के रचयिता हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी सही है, गे। 82 नंबर प्रश्न, तत् धन मय का संधि रूप क्या होगा? अपने ही वर्ण का पंचमाक्षर होना। तो आपको पता ही चल गया होगा कि आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, तन्मय हो जाएगा, तत् धन्मय बराबर तन्मय। 83 नंबर प्रश्न, आसमान मेरी मुट्ठी में है, यह कथन किस स्थिति का द्योतक है? यानी ऐसा कथन कोई कब कहता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मविश्वास। जो आत्मविश्वास से भरा होता है वही कह सकता है कि आसमान मेरी मुट्ठी में है। 84 नंबर, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतार। बाकी सारे तद्भव हैं, आम, आलस और अगस्त। 85 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें तत्सम नहीं है ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्या, ईर्खा कहेंगे इसको, ये तत्सम नहीं है। बाकी सारे तत्सम है, पाषाण, अंकुर और उच्च। ईर्ष्या होता तो तत्सम रहता, यानी ये तद्भव शब्द है। 86 नंबर, ऐच्छिक का विलोमार्थी क्या है, यानी इसका विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनिवार्य। जब भी हम पेपर देते हैं तो उसमें लिखा होता है कि 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न अनिवार्य हैं। तो ऐच्छिक का मतलब कि आप उसको करें या ना करें आपके ऊपर, अनिवार्य का मतलब अपरिहार्य, यानी आपको करना ही करना है। आइए देखते हैं 87 नंबर प्रश्न, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? कृत्रिम, तो कृत्रिम का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा स्वाभाविक, यानी ऑप्शन डी सही है। 88 नंबर प्रश्न, जो नपा तुबला बोलता हो, इस पद के लिए शब्द है मूल्यभाषी, मोतभाषी, मृदभाषी, मितभाषी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मितभाषी। 89 नंबर प्रश्न, किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है? तो जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर प्रश्न, निडर शब्द में
कौन सा समास है? तो निडर शब्द में जो समास है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। 91 नंबर प्रश्न, काफ़ी ओजपूर्ण लाइनें हैं। जिसको ना निज गौरव तथा ना निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है, और मृतक समान है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। बानवे नंबर, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, मैथिली शरण गुप्त। और अगर आपसे कोई पूछे कि खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रचयिता कौन है, तब आपको नाम लेना पड़ेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का, जिस महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। 93 नंबर प्रश्न, कामायनी नामक महाकाव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें हुई है शैव दर्शन की अभिव्यक्ति, बी ऑप्शन सही है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण है, यह भी आपको याद रखना है। और कामायनी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं प्रसाद जी, यह भी आपको लर्न करके रखना है। और कामायनी में टोटल 15 सर्ग होते हैं। अगर आपको टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा पास करनी है हिंदी से, तो 15 सर्गों के नाम भी आप याद करके चलिए। बाय द वे, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो 15 के 15 टोटल सर्ग हैं उसको आपको याद करना है। तो याद करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 94, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? बहुत ही आसान है, जिसको उपसर्ग की जानकारी है तो ऑप्शन नंबर बी सही, अधिक में उपसर्ग, अधि नहीं लगा हुआ, बाकी अधिपत में लगा हुआ है, अधिभार में भी लगा हुआ और अध्याहार में भी लगा हुआ है। 95 नंबर, स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय। किस वाक्य में से 96 प्रश्न कह रहा है, किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बालक कलम से लिखना सीख रहा है, बी रोगी ने अपने मनोबल से बीमारी पर विजय प्राप्त की, घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली, ऑप्शन सी कह रहा है, और डी त्योहारों से प्रेम भाव बढ़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली। यानी यहीं पे बंदूक से गोली अलग हो रही है, इसलिए अपादान कारक है यहाँ पर। 97 नंबर प्रश्न, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने के लिए अच्छा शब्द कहाँ प्रयोग हुआ है? तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल अच्छा खेलता है, क्योंकि यहाँ पे खेलने की विशेषता प्रकट की जा रही है अच्छा के द्वारा। और खेलना क्या है? क्रिया। तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को ही या बताने वाले शब्दों को ही हम कहते हैं क्रिया विशेषण। 98 नंबर प्रश्न, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? धूमिल, नागार्जुन, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। और इनकी एक रचना बहुत ही फेमस हुई थी, पत्रहीन नग्नगाछ, याद रखिएगा। और इनको यात्री भी कहा जाता है, वैद्यनाथ मिश्र भी कहा जाता है, मिसिर भी, ढक्कन मिसिर भी कहा जाता है। 99 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडेय को। छायावाद के जो चतुष्टयी हैं उनका भी नाम आपको याद ही रखना है, और संभवतः याद भी होगा आपका। तो उसमें उन चारों के नाम हो जाएंगे प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इनको भी अगर इनके जीवन क्रम के हिसाब से याद रखना आपको, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रसाद, फिर लिखेंगे निराला, तब लिखेंगे पंत, और इसके बाद लिखेंगे महादेवी वर्मा। क्योंकि 1889 में प्रसाद का जन्म हुआ था, नोट करते रहे मित्रों। 1899 में निराला जी का जन्म हुआ था, सन 1900 में जन्म हुआ था पंत जी का, और सन 1907 में महादेवी वर्मा का। आइए देखते हैं 100वां प्रश्न, बड़ी ही विवादित कृति रही है। तो जूही की कली नामक कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन ए कह रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद,
और डी सुमित्रानंदन पंत। तो सही आंसर हो जाएगा पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्हीं की रचना थी। और यह प्रश्न कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी रचना सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए गई थी लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। तो वो रचना यही थी, जूही की कली। आपको पता ही है कि सन 1903 से लेकर 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य को देख रहे थे और वह चाहते थे कि अब जितनी भी कविताएं लिखी जाएं, कविताओं की रचना हो, खड़ी बोली में हो। आइए प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोट का चयन कीजिए। बड़ा ही टफ प्रश्न है, इसको याद करना आसान नहीं है। इसमें से आप 1-2 रचना को भी लर्न कर सकते हैं जिससे आपका काम चल सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी, यानी शाल्मली की जो रचयिता हैं वो है नासिरा शर्मा और दूब के रचयिताकार हैं वीरेंद्र जैन और विश्वबाहु परशुराम के रचयिताकार हैं, यही याद है, आसान रखना, विश्वबाहु परशुराम और विशंभरनाथ उपाध्याय। तो देखिए दोनों में विश्व आ रहा है तो आपस में मिल रहा है। और गली नंबर 13 लिखने वाले हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। 102 नंबर प्रश्न, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी देवकीनंदन खत्री और डी सुदर्शन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवकीनंदन खत्री। और आपको यह भी बता दें कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास इतने फेमस हुए कि उस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी भी सीखा था। और गोपाल राम गहमरी जो थे ये जासूसी उपन्यास के लेखक थे। 103 नंबर प्रश्न, चित्रलेखा नामक उपन्यास के रचनाकार हैं। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं ही, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा। 104 नंबर प्रश्न, लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोहर श्याम जोशी। और ज़रूर आप इसको नोट कर लीजिए कि मनोहर श्याम जोशी जी का एक उपन्यास है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है कुरु कुरु स्वाहा। 105 नंबर प्रश्न, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ये तीनों के तीनों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही हैं। 106 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? तो गबन, गोदान, निर्मला और सोजे वतन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, सोजे वतन। इस प्रश्न को मित्रों घुमा के भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी है? तो सही आंसर हो जाएगा सोजे वतन। बाकी गबन, गोदान, निर्मला उपन्यास हैं। और यह भी प्रश्न आ सकता है कि सोजे वतन का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, यानी इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है राष्ट्र का विलाप। 107 नंबर प्रश्न, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ कहानी का। और आपको पता है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। 108 नंबर प्रश्न, एक पति के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है? तो सही आंसर हो जाएगा महेंद्र भल्ला का। 109 नंबर, त्यागपत्र के लेखक का नाम? जैनेंद्र हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। और कभी कभी पूछता है कि जैनेंद्र कुमार का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था आनंदी लाल। 110 नंबर प्रश्न, नीला चाँद के लेखक का नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद सिंह। और नीला चाँद उपन्यास इसलिए फेमस है कि यह UPSC यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में यह उपन्यास दिया गया है। 111 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानियों की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, 69। और इसी प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था कि 69 का अंक जब आएगा तो 2 तरह से याद रखना है कि 69 समय पृथ्वीराज रासो में 69 कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की। 12 नंबर प्रश्न, निम्न नाटककारों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा भारतेंदु हरीश, ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए ही सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर और सुरेंद्र वर्मा।
अगर आपने नाटकों का विकास क्रम देखा है तो ये प्रसाद के रूप में चलता है कि प्रसाद के पूर्व और प्रसादविहीन और प्रसादोत्तर। तो आपको क्लियर ही हो जाएगा कि इसका जो सही क्रम है वो ऑप्शन ए ही है। 113 नंबर प्रश्न, इनमें से ललित निबंधकार कौन से हैं? तो कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तीन के तीनों ललित निबंधकार हैं। 114 नंबर प्रश्न, कौन सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र और उनका युग। यह भी आपको याद रखना है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। 115 नंबर प्रश्न, भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक हैं? तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। और आपको पता है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इनकी जो है कृति है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। पिछली बार उसमें से कथन टीजीटी में 2021 के प्रश्न में आया भी था। 116 नंबर प्रश्न, काव्य के रूप किसकी रचना है? तो आलोचनात्मक कृति है, समीक्षात्मक कृति है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाब राय। 117 नंबर प्रश्न, निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कोट का चयन कीजिए। तो रस से संबंधित आया हुआ है, बहुत ही आसान है, संभवतः ही किसी का गलत जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शांत रस का जो स्थायी भाव है निर्वेद हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव आपका जो है का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, रौद्र का क्रोध और श्रृंगार का रति। 118 नंबर प्रश्न, सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 4, बी 6, सी 5 और डी 8। तो सात्विक अनुभाव जो होते हैं वो होते हैं टोटल 8 प्रकार के, और सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार आपको याद रखने चाहिए। 119 नंबर प्रश्न आपके सामने, वह दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत अनुवाद है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी तौ स्वा वाराणसी नगरम गमिष्यतः। आइए बढ़ते हैं। 120 नंबर प्रश्न, राज्ञा पुरुषः में कौन सी विभक्ति है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी विभक्ति है, यानी संबंध बता रहा है काकी के। 121 नंबर प्रश्न, महत्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो संस्कृत से आया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा बी, तल प्रत्यय है यहाँ पर। तो आइए बढ़ते हैं, अब हम लोग बिल्कुल इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम चरण में चल रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है और इस तरह के और प्रैक्टिस सेट आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर लाइक करके उत्साहवर्धन करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो 122 नंबर प्रश्न, अत्यल्प में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति, क्योंकि अति धन अल्प, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न, नख भिन्न में समास होगा? अव्ययी भाव, पंचमी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, कर्मधारय। सही आंसर हो जाएगा बी, यानी तृतीय तत्पुरुष। 124 नंबर प्रश्न, मालविका अग्निमित्रम के रचयिता हैं? तो चार ऑप्शन में से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाकवि कालिदास। 125 नंबर प्रश्न, रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? तो काव्यशास्त्र से आया हुआ प्रश्न है, रचना से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित राज जगन्नाथ। ये रहा आपका 125 प्रश्न, निस्संदेह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।